बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक नए डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसको हीप कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हीप क्या है, इसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और इसके यूजेस क्या हो सकते हैं हमारे पास। हीप को पढ़ने से पहले हम ज़रा ट्री डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर a data structure that maintains parent child relationship between the data elements, यानी कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हमें नज़र आ रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इट इज़ अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। इन अ ट्री डेटा एलिमेंट्स कैन हैव वन और मोर चिल्ड्रन डेटा एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इस शेप को देखें, इस ट्री को देखें, तो दिस इज़ द पेरेंट ऑफ दिस नोड एंड दिस नोड, यानी ये जो दो नोड्स हैं इन दो का पेरेंट ये है और इन दो का जो पेरेंट है वो ये है। इसी तरह से इन दो का जो पेरेंट है वो ये है। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में अगर इस तरह से हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ ट्री, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री, एनरी ट्री। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हर नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकते हैं। अ ट्री इन विच ईच डेटा एलिमेंट कैन हैव एट मोस्ट टू चाइल्ड डेटा एलिमेंट्स। एंड इन एनरी ट्री, अ ट्री इन विच ईच डेटा एलिमेंट कैन हैव एट मोस्ट n चाइल्ड डेटा एलिमेंट्स। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है और ये भी बाइनरी ट्री है। तो यहाँ पे कोई टर्नरी या एनरी ट्री नहीं दिखाया गया आपको। States of binary tree. There are normally three states of binary tree. Number one, full binary tree. A binary tree in which each node has either two children or no children. That is called a full binary tree. मसलन इस शेप में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे टॉप के ऊपर ट्री है दैट इज़ अ फुल बाइनरी ट्री, जहाँ पे हर नोड के दो चिल्ड्रन हैं, राइट, या फिर किसी भी नोड का कोई चिल्ड्रन नहीं है। Then there is complete binary tree. A binary tree is said to be a complete binary tree if all levels are completely filled except possibly the last level. तो इसमें देखें कि इसमें ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, 2 लेवल लास्ट है। तो 0 और 1 completely filled हैं, लेकिन जो 1 लेवल है वो partially filled है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नोड्स नहीं है। तो this is called a कंप्लीट बाइनरी ट्री या नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेकिन नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री में एक और प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद द लास्ट लेवल दैट हैज़ ऑल कीज एज लेफ्ट एज पॉसिबल। यानी नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री ही होगा, लेकिन उसमें आखिरी लेवल पे जो नोड्स होंगे उन सब को लेफ्ट साइड पे अरेंज किया गया होगा। जैसे यहाँ पे देखें कि इसमें हमारे पास जो लास्ट लेवल के नोड्स हैं वो लेवल जो कि इनकम्प्लीट है, तो उसकी तमाम कीज़ लेफ़्ट साइड पे अरेंज की हुई हैं, लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र की हुई हैं। लेकिन इस नीचे वाले केस में देखें तो वो कीज़ राइट साइड पे हैं। सो नीचे वाला जो है वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री तो हो सकता है, लेकिन नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ ए ट्री, राइट, लेट्स से दैट ये हमारे पास एक ट्री है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का मुख्तलिफ नाम देते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मुख्तलिफ नाम देंगे। मिसाल के तौर पे अ पॉइंट इन अ ट्री इज़ कॉल्ड अ नोड। ये तमाम सर्कल्स, इनको हम नोड कहेंगे, राइट। तो हमारे इस ट्री के अंदर 7 नोड्स अवेलेबल हैं। अ नोड कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। क्या? डेटा, पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड एंड पॉइंटर टू राइट चाइल्ड। देयर आर द वेरिएशंस के जहाँ पे जो है, यानी लेट्स से दैट ये हमारे पास अगर एक नोड है तो इसमें 3 चीज़ें होंगी। वो डेटा जो इसके अंदर मौजूद होगा, एक पॉइंटर टू द लेफ्ट चाइल्ड, एक और पॉइंटर टू द राइट चाइल्ड। और पॉसिबली अगर हम इस नोड को देखें तो इसमें 3 की बजाय 4 चीज़ें भी हो सकती हैं। दैट इज़ द वेरिएशन ऑफ द ट्री। वो ये कि नंबर 1 डेटा, पेरेंट टू लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड, पॉइंटर टू राइट चाइल्ड एंड पॉइंटर टू द पेरेंट। ठीक है, तो इस तरह से 4 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं।
और अगर किसी का लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं है तो पॉइंटर्स में नल वैल्यू स्टोर हो जाती है। जो सबसे टॉप पे नोड होता है उसका हम रूट नोड कहते हैं, और जो सबसे आखिर में नोड्स होते हैं बॉटम पे उनका हम लीफ नोड्स कहते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द डेफिनेशंस जिनका हमें पता होना ज़रूरी है, ताकि जब हम आगे जाके इसको डिस्कस करें तो हम इन टर्म्स से समझ जाएं कि क्या मुराद होगी। द हीप डेटा स्ट्रक्चर, द हीप डेटा स्ट्रक्चर इज एन अरे ऑब्जेक्ट। अब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं जिसको हमने आज स्टडी करना है। दिस इज एन अरे दैट वी कैन व्यू एज अ नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री। एक ऐसी अरे जिसको इस तरह से अरेंज किया जाए कि वो नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री के तौर पे रिप्रेजेंट हो सके। ईच नोड ऑफ द ट्री corresponds टू एन एलिमेंट ऑफ द अरे। साफ ज़रा ये हमारे पास अरे है तो इसमें हम हर एलिमेंट को लेके नोड बनाते जाएंगे, ठीक है। कुछ एक कोई रूट नोड बनेगा, कुछ उसके चिल्ड्रन होंगे और कुछ लीफ नोड्स बनेंगे हमारे पास। द ट्री इज completely filled on all levels except possibly the lowest which is filled from left up to the point। यानी नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री के सारे लेवल जो फिल होंगे वो तो हो जाएंगे, लेकिन आखिरी लेवल पॉसिबल हो सकता है कि वो फिल ना हो, वो इनकम्प्लीट रहे, और जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे वो लेफ्ट साइड पे शिफ्टेड होंगे। एन अरे ए दैट रिप्रेजेंट्स अ हीप इज एन ऑब्जेक्ट विद टू एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से? लेंथ, कि उस अरे की लेंथ कितनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लेंथ देखें तो इसकी लेंथ 10 है। एंड हीप साइज, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द अरे। हमारे इस पर्टिकुलर केस में हीप साइज 8 है। लेंथ 10, हीप साइज 8, तो यहाँ मेंशन किया हुआ है। ओके, सो हेयर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अरे एज ए ट्री, ठीक है, वो दिखाया गया आपको। द हीप शोन एज ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड एन एज एन अरे। Number in circles show the values stored in that node and the number above shows the index of that node in the array। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि देखें ये हमारे पास एक अरे है जिसमें वैल्यू स्टोर्ड हैं 16, 14, 10, 8 अप टू 1, और ये अरे इंडेक्सेस हैं। आपके समझाने के लिए यहाँ से 1 पे स्टार्ट किए गए हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 0 से स्टार्ट होगा, ये जहन में रखें। 1, 2, 3 अप टू 10। सो 16 ये हमारा पहला नोड बनेगा, ये देखें 16 ये, और उसके दो आगे चिल्ड्रन बनेंगे 14 एंड 10। ये देखें 16 को येलो लाइन से आप देख सकते हैं कि उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को पॉइंट किया गया है। सो दिस इज द 14, दिस इज 10। 16 इज द पेरेंट ऑफ 14 एंड 10। उसके बाद 14 को फिर देखें ग्रीन लाइन के जरिए से दो आगे उसके चिल्ड्रन हैं 8 एंड 7। सो 14 के आगे दो चिल्ड्रन है 8 एंड 7। इसी तरह से 10 के, ये देखें ब्लू लाइन, स्काई ब्लू लाइन से शो किया गया, 10 के भी आगे दो चिल्ड्रन हैं, कौन से? 9 एंड 3। सो 10 के भी आगे दो चिल्ड्रन है 9 एंड 3। सिमिलरली अगर हम 8 को देखें तो ये जो आपके पास ये लाइंस जा रही हैं, ठीक, मैजेंटा कलर्स की, 8 के आगे दो चिल्ड्रन हैं 2 और 4। 8 के आगे दो चिल्ड्रन हैं 2 और 4। एंड देन देयर इज द 7 का एक ही चिल्ड्रन है जो ये गोल्डन लाइन से शो किया गया है, दैट इज 1। तो 7 का एक ही चिल्ड्रन है, दैट इज 1। तो हमारे पास अरे में क्या लिंकेज डेवलप हो गया कि वो एलिमेंट जो इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है उसके दो चिल्ड्रन हैं जो कि इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 पे पड़े हैं। द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 2 दैट हैज टू चिल्ड्रन विच आर प्रेजेंट एट इंडेक्स 4 एंड इंडेक्स 5। सिमिलरली द एलिमेंट एट index 4 has two children 2 and 4 which have indexes 8 and 9। ठीक है, तो इस किस्म का इंडेक्स रिलेशनशिप जब हम मेंटेन कर लेते हैं अरे का, तो हम कह सकते हैं कि दिस अरे इज नाउ अ हीप। ट्री प्रॉपर्टीज, इस ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है? नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इसमें? दे आर 10। हाइट कितनी है उसकी? हाइट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ट्री हाइट, द हाइट ऑफ द हीप is to be the height of its root and it is the number of edges। किसी भी पाथ के ऊपर, ये एक पाथ बनेगा ना, ये देखें 16 से 14, 14 से 8, 8 से 2 पे आए तो ये एक पाथ बनता है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसके ऊपर मौजूद नंबर ऑफ एजेस जो है दैट मेक्स द हाइट ऑफ द ट्री। मसलन इस पर्टिकुलर केस में ये नोड है और ये गोल्डन लाइन एज है, तो एक एज, दो एज और 3 एज हमारे पास मौजूद हैं, तो ट्री की हाइट जो है वो 3 है। इसी तरह से यहाँ पे आए एक एज, दो एज और इस तरफ आए तो ये भी 3 ही है।
ठीक। मैक्सिमम जो हमारे पास हाइट हो सकती है दैट इज 3। वी आर गोइंग दिस वे, और यहाँ से हम इस तरफ को चले जाएं। ठीक, अगर हम इस तरफ आए तो हमारे पास जो हाइट है ये 2 की बनती है, विच इज़ लेसर। सो मैक्सिमम जो हमारा पॉइंट बनता है दैट इज़ 3। तो इस ट्री की जो हाइट है वो हमारे पास 3 है। पेरेंट नोड्स आर ऑन लेफ्ट इन अरे। इस अरे में देखें तो मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ पे हाफ करूँ, ठीक है, विच आर 9, 3, 2, 4, 1, तो ये लीफ नोड्स हैं। 9 और 3 लीफ हैं, यहाँ पे देखें ये लीफ हैं, 2, 4, 1 ये भी लीफ हैं। तो अरे में बाकी सारे नोड्स को हम पेरेंट नोड कह सकते हैं, ये किसी के पेरेंट नहीं है। ठीक है, तो जो लेफ्ट के ऊपर पड़े हुए एलिमेंट्स ये वाले सारे, दे आर द पेरेंट नोड्स। ठीक है, पेरेंट नोड्स आर ऑन लेफ्ट इन अरे, तो ये लेफ्ट साइड पे दिखाए गए हैं। नोड हाइट, number of edges on the longest simple downward path from the node to the leaf is called the node height। ठीक है, मसलन मैं इस नोड की हाइट देखूं तो दैट लुक्स लाइक दिस। हम इस तरह से आए तो मैक्सिमम टाइम लेट्स से दैट ये वाला पाथ है, तो इसकी नोड हाइट कितनी है, 3 है मेरे पास। लेकिन अगर मैं उससे नीचे वाले एलिमेंट को देखूं इसको, तो इसकी नोड हाइट मेरे पास 2 बनेगी। इस तरफ जाएं या आप यहाँ से इस तरफ मूव करें, दैट इज़ 2। और इसी तरह से अगर मैं 8 वाले की नोड हाइट देखूं तो इसका एक एज है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज 1। ठीक, तो आपको कोई भी नोड दिया गया हो तो आप उसकी हाइट यूं फाइंड कर सकते हैं। नोड हाइट क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट सिंपल डाउनवर्ड पाथ फ्रॉम द नोड टू द लीफ इज कॉल्ड द नोड हाइट। हाइट ऑफ नोड विद द वैल्यू 8 इज 1। ये दिखाया गया ना कि ये वाला नोड है 8 वाला, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 1 है। और ट्री हाइट क्या होगी, द हाइट ऑफ द हीप टू बी द हाइट ऑफ इट्स रूट। यानी ये अगर हीप है तो रूट नोड की जो भी हाइट होगी वही हीप की हाइट कहलाएगी। द एड्रेसिंग नोड्स, द रूट ऑफ द ट्री इज फर्स्ट अरे एलिमेंट A1। राइट, तो हमने ये कहा कि जो अरे का हमारा पहला एलिमेंट होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज द रूट ऑफ द हीप और रूट ऑफ द ट्री। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट 16 है, ये हमारे पास ट्री का रूट है, हीप का रूट है। ठीक, इफ एन इंडेक्स आई ऑफ ए नोड इज गिवन, इसमें से कोई भी हम नोड उठाएं और उसका इंडेक्स अगर हमें पता हो, we can find the indexes of parent, left child and right child as follows। Let's say that मैं इसमें से पहले एलिमेंट को ही ले लेता हूँ which is this। अगर इसका इंडेक्स मुझे पता है जो कि 1 है, तो मैं इसका लेफ्ट अगर फाइंड करना चाहूँ तो दैट वुड बी 2 मल्टीप्लाई आई, यानी इसका जो लेफ्ट होगा वो 2 वाला एलिमेंट होगा। और इसका जो राइट होगा दैट वुड बी 2i + 1 यानी 3, तो इसका राइट जो होगा वो ये होगा 0.3। और इसका जो पेरेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय i/2, यानी 1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं दैट वुड बी 0.5, सो विच वुड लाई समवेयर हियर, दैट इज सम इनवैलिड वैल्यू। तो इस पहले नोड के लिए पेरेंट वाली वैल्यू जो है वो इनवैलिड होगी। अब ये देखते हैं कि अगर हमारे पास नोड 2 हो तो नोड 2 के ऊपर हम ये तीनों प्रोसीजर्स कैसे चला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोड 2 का पेरेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज 1/2। तो 1/2 क्या होगा, 2/2। इसका पेरेंट क्या होगा, i की जगह पे हम 2 रखेंगे, हियर इट वुड बी 2/2, आंसर वुड बी 1, सो 1 इज द पेरेंट ऑफ दिस नोड। सो ये इसका पेरेंट निकल आया। फिर हम इसका लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी i को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बन जाएगा, और हमारा ये वाला नोड उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा। और राइट चाइल्ड 2i × 1, तो दैट वुड बी दिस 5th। इस तरह से हम सारे नोड्स के लेफ्ट और चाइल्ड फाइंड कर सकते हैं।
और अगर किसी का लेफ्ट फाइंड करते हुए इंडेक्स जो है अरे से बाहर आ जाए या राइट फाइंड करते हुए इंडेक्स अरे से बाहर आ जाए, तो इसका मतलब है कि उसका लेफ्ट नोड नहीं होगा या राइट नोड नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेरेंट इंडेक्स से बाहर आ गया था तो पेरेंट नोड 1 वाले नोड का एग्जिस्ट नहीं करता। हीप टाइप्स, दो किस्म की हीप टाइप्स हैं हमारे पास, मैक्स हीप एंड मिन हीप। मैक्स हीप क्या है? अ हीप इन विच वैल्यू ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द चिल्ड्रन। यानी पेरेंट की वैल्यू, ये देखें, ये अगर पेरेंट है और ये दो उसके चिल्ड्रन हैं, तो चिल्ड्रन की वैल्यू जो है कभी भी पेरेंट से बड़ी नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। मैक्स हीप प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ए नोड आई, अगर हम आई का पेरेंट लें और वो वैल्यू उठाएं तो आई के पेरेंट की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी ग्रेटर देन ए आई। यानी मैं आई नोड लूँ, इसका मैं पेरेंट लूँ, इसकी मैं वैल्यू उठाऊँ यहाँ से v, तो v जो है इसकी वैल्यू से और इसकी वैल्यू से बड़ा होगा। v1 v लेफ्ट और v राइट से बड़ा होगा। ठीक है, तो सिंपल लफ्ज़ों में पेरेंट की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी मैक्स हीप के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से जब हम मिन हीप की बात करते हैं तो इसमें पेरेंट की वैल्यू छोटी रहती है आपके उसके चाइल्ड नोड से। अ हीप इन विच वैल्यू ऑफ पेरेंट इज लेस देन और इक्वल टू चिल्ड्रन। मिन हीप प्रॉपर्टी क्या होगी? फॉर ए नोड आई, ए अरे के अंदर आई का पेरेंट ढूंढें और वो अरे में से उसकी वैल्यू उठाएं, उसकी वैल्यू कम होगी उसके आई नोड से या उसके चिल्ड्रन से। मैक्स एंड मिन हीप्स हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस, हाउएवर द कंसेप्ट इज द सेम। ठीक है, आज हमने सिर्फ हीप को देखना है और अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी एप्लीकेशंस को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, अगली स्लाइड पे जाने से पहले हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें ये क्लियरली पता हो कि व्हाट इज़ द मैक्स हीप प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ द मिन हीप प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम आगे इसके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस डिज़ाइन करेंगे। हाइट ऑफ हीप वो हम पहले से देख चुके, आई जस्ट रीआइट्रेट इट। हाइट ऑफ हीप इट इज़ द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द डीपेस्ट नोड। ठीक, नंबर ऑफ लेवल्स इन ए ट्री आर डिफाइंड बाय द depth of tree. For a binary tree of size n, the height of heap is given as this. ये प्रॉपर्टी ज़रा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये समझ आए। देखें, अगर हमारे पास हीप में एक एलिमेंट हो तो हीप की हाइट 0 होगी, क्योंकि वही एलिमेंट एक ही लेवल बनाएगा। अगर 2 हो तो उसकी हाइट 1 होगी। ठीक है, लेट वी ट्राई टू ड्रा ओवर हेयर। अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं तो एक पेरेंट बनेगा, एक चाइल्ड बन जाएगा और हीप की हाइट 1 होगी। अगर 3 एलिमेंट हो जाएं तो फिर भी हीप की हाइट 1 ही रहेगी। अगर 4 एलिमेंट हो जाएं तो फिर हीप की हाइट जो है वो 2 हो जाएगी। इसी तरह से 5 एलिमेंट होने पे भी हीप की हाइट 2 ही रहेगी। 6 एलिमेंट होने पे भी हीप की हाइट 2 ही रहेगी। 7 पे भी हीप की हाइट 2 ही रहेगी। अगर 8 एलिमेंट्स हो जाएं तो हीप की हाइट 3 हो जाएगी। इस रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फार्मूले से। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि 2⁻³ दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, और अगर मैं लॉग ले लूँ, लॉग विद रिस्पेक्ट टू 2, तो लॉग ऑफ 2 ऑफ 8 दैट वुड बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसका इस तरह से फ्लोर फंक्शन ले लूँ तो ये फ्लोर फंक्शन मुझे बता देता है कि इसकी हाइट क्या है हमारे हीप की। लेट्स से दैट मेरे पास हीप में 6 एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इसका लॉग लूँ विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब होगा 2 की क्या पावर जो 6 के बराबर आती है। अब 2 की जो 2 पावर है वो तो 4 बनता है, 2⁻² वो तो 4 बनता है, और 2⁻³ 8 बनता है। तो ये जो जवाब होगा दैट वुड बी समथिंग 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। और अगर मैं इसको फ्लोर कर लूँ तो ये फिर मेरे पास 2 बन जाएगा एंड दैट वुड बी द हाइट ऑफ माई हीप। तो इस तरह से हम लॉग एन फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हीप की हाइट फाइंड कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑन एनी हीप दैट इज नॉर्मली टेक्स ओ लॉग एन टाइम। कैसे हम आगे चलते हैं उसको देखते हैं। मेंटेनिंग हीप प्रॉपर्टी। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक अरे को लेके हम उससे हीप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैक्स हीप प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? फॉर ए नोड आई
पेरेंट नोड की जो वैल्यू है दैट वुड रिमेन ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द चाइल्ड नोड। ठीक, टू डिफाइन एल्गोरिथम टू मेंटेन दिस मैक्स हीप प्रॉपर्टी वी डिफाइन अ प्रोसीजर नेम्ड मैक्स हीपिफाई, जिसको हम एक अरे पास करेंगे और आई एक एलिमेंट का इंडेक्स पास करेंगे, उस इंडेक्स को हमने हीपिफाई करना होगा, उसको हमने हीप में एडजस्ट करना होगा बेसिकली। सो दिस इज मैक्स हीपिफाई प्रोसीजर, ये हमारे पास है जिसको हम यहाँ लिस्ट किया हुआ है। मैक्स हीपिफाई assumes that the binary tree rooted at left and right are max heaps but that AI might violate the max heap property। यानी ये क्या है, अगर हमारे पास एक अरे हो और एलिमेंट 5 इंडेक्स का एलिमेंट में उसको मैक्स हीपिफाई करने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी सारा ट्री ठीक है, लेकिन वो हमारे पास एलिमेंट जो कि 5 इंडेक्स पे है, लेट ये वाला फर्ज करें ये वाला 5 इंडेक्स पे है, तो ये वायलेट कर रहा है प्रॉपर्टी को, बाकी सारा ट्री ठीक है, लिहाजा हमने इसको एडजस्ट करना होगा। ठीक, ये बात हमें समझ आ गई। मैक्स हीपिफाई लेट्स द वैल्यू एट ए आई फ्लोट डाउन इन द मैक्स हीप सो दैट द सब ट्री रूटेड एट इंडेक्स आई ओबेज द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। ये पॉइंट ये बता रहा है कि ये चूंकि 5 एलिमेंट जो है ये वायलेशन कर रहा है, इसलिए हम इसको नीचे इस तरह से एडजस्ट करते चले जाएं ट्री में कि सारे का सारा ट्री जो है वो हमारा हीप के मैक्स हीप प्रॉपर्टी को फॉलो करना शुरू कर दे, कहीं पे कोई वायलेशन ना हो। नाउ वी लुक एट दिस एल्गोरिथम मैक्स हीपिफाई, इसको हम एक अरे पास कर रहे हैं और एक इंडेक्स पास कर रहे हैं जहाँ पे कोई एलिमेंट पड़ा होगा जिसको हमने एडजस्ट करना है। हम सपोज करते हैं कि ये जो आई इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वैल्यू, ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, ये वायलेट कर रहा है ही प्रॉपर्टी को। सो सबसे पहले हमने आई का लेफ्ट पॉइंटर लिया, आई को हमने पेरेंट समझा, उसका लेफ्ट चाइल्ड लिया, उसका आई का राइट चाइल्ड लिया, और यहाँ हमने देखा कि अगर लेफ्ट चाइल्ड छोटा है ए डॉट हीप साइज से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट इंडेक्स निकला है वो हीप साइज के छोटा रहना चाहिए, हीप से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, एंड ए ऑफ लेफ्ट ग्रेटर देन ए आई, यानी ए आई जो है हमारा करंट नोड, उसकी वैल्यू छोटी है उसके लेफ्ट चाइल्ड से, तो वायलेशन हो गई ना। जब वायलेशन हो गई तो हम कहते हैं चूंकि ए आई बड़ा है ए लेफ्ट बड़ा है, तो हम कहते हैं लार्जेस्ट पॉइंटर जो है हमारा वो ए उसको लेफ्ट पॉइंटर को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर हमारा आई ही लार्जेस्ट होगा, यानी अगर उसका आई छोटा है ए लेफ्ट से तो फिर ए लेफ्ट बड़ा है, ठीक है, उसका इंडेक्स बड़ा होगा, अदरवाइज आई बजाते खुद बड़ा होगा। ये हमने लेफ्ट चाइल्ड को चेक कर लिया, फिर हम राइट चाइल्ड को चेक करते हैं कि अगर आर जो नया इंडेक्स हमारा बना है यहाँ पे वो हीप के अंदर है एंड ए आर यानी राइट चाइल्ड की जो वैल्यू है वो जो भी लार्जेस्ट ऊपर निकला है उससे बड़ी है, तो फिर लार्जेस्ट हमारा कौन सा हो गया, आर हो गया। ठीक, लाइन 8 पे हम चेक करते हैं कि अगर तो लार्जेस्ट आई के बराबर नहीं है, यानी ये पॉसिबल हो सकता था ना कि आई ही लार्जेस्ट हो जाए, अगर तो लार्जेस्ट के बराबर यानी लार्जेस्ट इंडेक्स और आई दोनों बराबर हैं फिर तो स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं, और अगर लार्जेस्ट और आई बराबर नहीं है तो हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, और फिर जो भी लार्जेस्ट वैल्यू निकली होगी ए को हम रिकर्सिव मैक्स हीपिफाई को हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे, अरे उसको पास कर देंगे, ठीक है, और लार्जेस्ट एलिमेंट हम उसको दे देंगे कि ये वाला लार्जेस्ट है, अब इसको एडजस्ट करो। ठीक, अच्छा, इस सारे केस में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि हम एक्स्ट्रा स्पेस एक लिए यूज़ नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ इन प्लेस अरेंजमेंट। ठीक, ओके, इस एल्गोरिथम को अच्छी तरह से समझ लें। ठीक, क्योंकि इसने आगे चल के काम करना है मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन जब हम इसकी डिज़ाइन करेंगे हीप की, तो ये एल्गोरिथम बैकबोन के तौर पे काम करता रहेगा हमारे पास। लेट वी लुक एट दिस। ठीक है, एग्जाम्पल है ये पिछले ये जो एल्गोरिथम हमने यहाँ देखा है मैक्स हीपिफाई, उसकी यहाँ पे इलस्ट्रेशन आपको थोड़ी सी नज़र आएगी। A2 एट नोड i बराबर 2 वायलेटिंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी, ये 2 है,
ठीक, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 14 है, इसकी वैल्यू 7 है। मैक्स ही प्रॉपर्टी क्या थी कि पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू दोनों चाइल्ड से कम है, लिहाजा इसके ऊपर हम मैक्स CP5 अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम चेक करेंगे लेफ्ट नोड के साथ। लेफ्ट नोड के साथ चेक किया, यहाँ पे वैल्यू ट्रू निकल आई, तो हमने क्या कहा कि ये लेफ्ट नोड लार्जेस्ट है। ठीक, ओके, सो हमारे पास मैक्स की प्रॉपर्टी जो है यहाँ चूंकि वायलेट हो रही है, लिहाजा हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हमने आई के लेफ्ट और चाइल्ड ढूंढ लिए, तो ये लेफ्ट और राइट उसके चाइल्ड है हमारे पास। जब हमने लेफ्ट और चाइल्ड ये दोनों लाइंस चला ली, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इफ़ लेफ्ट जो है वो ए डॉट हीप साइज़ के अंदर आ रहा है, यस लेफ्ट जो है 4 वो हीप साइज़ के अंदर ही आ रहा है, इट्स ओके, इसका मतलब है हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा क्या ए लेफ्ट की वैल्यू बड़ी है ए आई से, ये ए आई है हमारे पास 4 वाला, और ये ए लेफ्ट है, तो यस दिस वैल्यू इज़ ट्रू। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लार्जेस्ट जो है हमारा वो लेफ्ट इंडेक्स है, यानी 4 इज़ द लार्जेस्ट, तो इसको हम कहेंगे 4 इज़ लार्जेस्ट। एल्स पार्ट में नहीं आएंगे क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई थी 3 के ऊपर, एल्स पार्ट में हम नहीं आएंगे, आगे आएंगे और राइट चाइल्ड को हम चेक करेंगे। राइट चाइल्ड को हम कैसे चेक करेंगे, क्या जो राइट इंडेक्स निकला है वो हीप साइज से छोटा या उसके बराबर है, यानी राइट इंडेक्स हीप के अंदर होना चाहिए। तो राइट इंडेक्स हमारा 5 निकला था, यस दैट इज विद इन हीप। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि जो राइट चाइल्ड है उसकी वैल्यू जो भी लार्जेस्ट हमारे पास निकला है उसकी वैल्यू से बड़ी है। लार्जेस्ट हमारे पास निकला था 4, ठीक है, तो 14 से क्या 7 बड़ा है, नो, द कंडीशन इज फॉल्स, लिहाजा हम लाइन 7 पे नहीं आएंगे। फिर हम लाइन 8 पे आएंगे और देखेंगे क्या लार्जेस्ट आई के बराबर है। लार्जेस्ट हमने किसको कहा हुआ है, 4 को, तो वो तो आई के बराबर नहीं है, ठीक है, लिहाजा हम एक्सचेंज में आएंगे और 14 को हम इधर मूव करा देंगे और 4 को हम यहाँ पे मूव करा देंगे, ठीक है, और फिर मैक्स CP5 करेंगे लार्जेस्ट के ऊपर। लार्जेस्ट क्या है, 4 है, ठीक, तो इसके ऊपर फिर हम यही फंक्शन लगा देंगे। ये नीचे वाली फिगर में देखें कि 14 जो है वो ऊपर मूव कर चुका है, 14 ऊपर आ गया है ये वाला, और 4 नीचे चला गया है। और अब हम मैक्स CP5 करने जाएंगे इसी अरे को, इसी अरे में लार्जेस्ट को, और लार्जेस्ट अब हमारे पास कौन सा होगा, दैट इज द 4, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आई में क्या आ जाएगा, आई में 4 है आपके पास, ठीक है, और फिर हम आई का लेफ्ट और राइट फाइंड करेंगे। आई का लेफ्ट हम निकालेंगे, दैट वुड बी 8 एंड राइट 9, ठीक है। क्या लेफ्ट उसका जो है यहाँ चेक करेंगे, क्या लेफ्ट हीप साइज के अंदर है, यस इट इज। क्या लेफ्ट की जो वैल्यू है वो ए आई से बड़ी है, लेफ्ट की वैल्यू 2 कि ए आई से बड़ी है, नो, तो हम एल्स में आ जाएंगे, हम कहेंगे लार्जेस्ट हमारा आई ही है, तो अभी तक यही आई जिसको हम वर्कआउट करने जा रहे थे यही आई है। फिर हम उसके राइट चाइल्ड को चेक करेंगे, क्या राइट जो इंडेक्स निकला है वो हीप के अंदर है, यस राइट इंडेक्स ये 9 निकला था वो हीप के अंदर है। और क्या ए राइट चाइल्ड की वैल्यू जो है वो ए लार्जेस्ट से बड़ी है, लार्जेस्ट कौन सा था, आई, तो इसकी वैल्यू 8, क्या वो 4 से बड़ी है, यस, तो अब हम कहेंगे लार्जेस्ट हमारे पास क्या है, ये आर है। समझ आ रही है बात, तो इसको हम लार्जेस्ट कह देंगे अब, और हम एक्सचेंज कर देंगे ए आई की वैल्यू और लार्जेस्ट की वैल्यू, यानी 8 और 4 को एक्सचेंज कर देंगे, तो 8 हमारा यहाँ आ जाएगा और 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, जो कि यहाँ दिखाया गया, 8 अपनी जगह पे आ गया, 4 अपनी जगह पे आ गया। फिर हमने मैक्स CP5 कॉल किया और लार्जेस्ट पास कर दिया ए में। अब लार्जेस्ट क्या आपके पास 9 है, ठीक है, तो ए में अब क्या होगा, आई में 9 होगा, तो 9 का लेफ्ट निकाला दैट इज 18 और राइट निकाला दैट इज 19। क्या लेफ्ट हीप साइज से छोटा है, नहीं, हीप साइज से तो बढ़ गया, तो हम इफ में नहीं आएंगे, एल्स में आएंगे और लार्जेस्ट हमारा आई ही रहेगा जो कि 9 है। फिर हम लाइन 6 पे जाएंगे और देखेंगे क्या जो आर हमने निकाला है वो हीप साइज से छोटा है, नो, 19 है, तो 19 का एलिमेंट हमारा हीप में है ही नहीं, तो ये कंडीशन भी फॉल्स, लाइन 7 नहीं चलेगी। फिर हम लाइन 8 पे आएंगे
और चेक करेंगे कि क्या लार्जेस्ट आई के बराबर नहीं है। ये फॉल्स हो गया क्योंकि लार्जेस्ट तो आई के बराबर ही है, लिहाजा ये वाला भी पार्ट नहीं चलेगा और यूं ये हमारा रिकर्सिव प्रोसीजर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक, इस स्टेप को दोबारा से आप वर्कआउट करके देखें कि किस तरह से एक एलिमेंट को उठा के जो कि मैक्स ही प्रॉपर्टी वायलेट कर है उसको कैसे हम उसकी प्रॉपर पोजीशन पे ले जाते हैं। मैक्स सीपीफाई टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम टू फिक्स वन एलिमेंट इज थीटा वन। ये हमें पता है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट हो, यानी वन टाइम हम एक्सचेंज करेंगे तो एक एलिमेंट फिक्स हो जाएगा ना, दूसरा खराब हो जाएगा तो उसके लिए फिर अलग से हमें टाइम लगाना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट को फिक्स करने के लिए मेरा टाइम कितना लग रहा है, थीटा वन। टाइम टू मेंटेन द मैक्स ही प्रॉपर्टी ऑन ए सब ट्री रूटेड एट वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ नोड आई। किसी भी एक नोड आई को ले लें, उसके ऊपर हम मैक्स हीपीफाई लगा के उसको मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ योर मैक्स हीपीफाई एल्गोरिथम। ठीक है, अच्छा नाउ वी लुक एट दिस। यहाँ पे देखें लेफ्ट आपने निकाला, लेफ्ट निकालने का टोटल टाइम वन लगा, राइट इंडेक्स निकालने के लिए टाइम वन है, ये इफ कंडीशन चेक करने के लिए कांस्टेंट टाइम दैट इज वन, इसके लिए कांस्टेंट टाइम दैट इज वन, ये भी कांस्टेंट टाइम दैट इज वन, सारे कांस्टेंट टाइम आ रहे हैं एक्सेप्ट दिस रेकरेंस। ठीक है, ये रेकरेंस कितनी दफा होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट विल डिटरमिन द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कंप्लीट एल्गोरिथम। क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट टाइम दे रहे हैं और कांस्टेंट टाइम तो हमेशा हम उसको एसिम्प्टोटिक बाउंड फाइंड करते हुए इग्नोर कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। द चिल्ड्रंस सब ट्री ईच हैव साइज एट मोस्ट टू n/3, द वर्स्ट केस। इस पॉइंट को दोबारा से देखें। टाइम टू मेंटेन द मैक्स ही प्रॉपर्टी, हमारे पास एक ट्री है और साफ ज़रा ये सब ट्रीज होंगे, उसके जो चाइल्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। तो ये एक सब ट्री है हमारे पास और ये दूसरा सब ट्री है हमारे पास। टाइम टू मेंटेन द मैक्सी प्रॉपर्टी ऑन ए सब ट्री रूटेड एट वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ नोड आई। ठीक है, इस आई के ऊपर ये जो सब ट्रीज हैं, तो इन सब ट्रीज में इस सारे सब ट्री पे मैक्स ही प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए जितना टाइम लगता है, दैट वुड डिटरमिन द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर मैक्स हीपीफाई एल्गोरिथम। नाउ हियर इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो ये है द चिल्ड्रन सब ट्री ईच हैव साइज एट मोस्ट 2n/3, दैट इज द फर्स्ट केस। ये 2n/3 कैसे आया, इसको भी हम फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते हैं, अगली स्लाइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर हर सब ट्री पे, ठीक है, ये देखें ये मेरे पास इस तरह से अगर बना हुआ है, तो इस सब ट्री को भी, ठीक है, सॉल्व करने के लिए और इसको भी सॉल्व करने के लिए, इसका साइज 2/3 है और इसका साइज भी 2/3 है, तो आपके पास टोटल टाइम 2n/3 ही बनेगा। कैसे बनेगा ये हम अभी देखते हैं आगे। प्लस थीटा वन वो टाइम है जो कि एक नोड को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। बाई केस 2 ऑफ द मास्टर थ्योरम, अगर ये रिकर्जन हमें दी हुई हो तो मास्टर थ्योरम के जरिए से हम इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम O ऑफ H या O log n। ठीक है, मैक्सिमम, द वर्स्ट केस। अब हम अगली स्लाइड पे ये देखते हैं कि ये टर्म कैसे निकली थी 2n/3, ये कैसे हमारे पास आया था। सब ट्री साइज, कंसीडर अ नियरली कंप्लीट सब ट्री हीप। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये होगा कि ट्री का साइज सिर्फ इतना ही हो। ठीक, इस केस में हमारे पास ट्री का साइज सिमेट्रिक है, सो हम कह सकते हैं कि ये वाला सब ट्री और ये वाला सब ट्री दोनों बराबर हैं। हाइट ऑफ हीप, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट, ये हमें पता है। नंबर ऑफ नोड एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला 2⁻⁻⁻1। कैसे देखें, मैं इस सब ट्री को कंसीडर करता हूं। इस सब ट्री में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, आई हैव 437 एलिमेंट्स। ठीक, और इसकी हाइट कितनी है, ठीक है ना, 2⁻h, यानी इसकी हाइट है 1 और 2। ओके, द हाइट ऑफ ट्री इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक, 2⁻h + 1 - 1। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास इस ट्री को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 नोड्स हैं,
हम कह सकते हैं कि 2 रेज़ पावर हाइट इसकी कितनी है 2 2 प्लस 1 यानी 2 रेज़ पावर 3 minus 1 that is 7. That is for full binary tree, complete binary tree. Worst case of MAC heapify occurs when we recurse from root to leaf. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वर्स्ट केस उस वक्त होगा कि जब वायलेशन फॉर एग्जांपल यहीं पे वायलेशन आ जाए, इसको हम ठीक करें, फिर इधर वायलेशन आ जाए, इसको ठीक करें, फिर इसको ठीक करें, सो रूट से लीफ तक हम सारे एलिमेंट ठीक करते हैं, दैट वुड बी द वर्स्ट केस. और बेस्ट केस ये हो सकता है कि पहला एलिमेंट ही ठीक हो, उसमें ठीक ना करना पड़े. और एवरेज केस ये हो सकता है कि पहला एलिमेंट हम ठीक करें और अगले लेवल पे आके मजीद हमें चेंज की ज़रूरत पेश ना आए. द रिकर्जन में डिसाइड टू गो टू लेफ्ट और राइट एंड एनी नोड. ठीक है, हमने प्रीवियस एग्जांपल में ये देखा है कि अगर मैक्स CP5 रिकर्जन कर रहा है तो वो लेफ्ट साइड पे भी मूव कर सकती है, वो राइट साइड पे भी मूव कर सकती है. वर्स्ट केस अकर्स व्हेन, इस बात को ज़रा क्लियर करना है आपने. Left subtree is complete binary tree of height h. Right subtree is complete binary tree of height h minus 1. यानी हमने हीप को नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री कहा था, जैसे यहां पे दिखाया गया है. तो नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि आपका जो राइट सब ट्री है उसका लेवल एक कम होता है लेफ्ट सब ट्री के लेवल से. ठीक, राइट सब ट्री इज कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 1 लेस. It means heap last level is half full. Number of nodes in the heap can be represented with this formula. ठीक है, तो यहाँ इस स्लाइड में भी हमें सिर्फ ये समझ आया कि हीप किस तरह से मैक्स CP5 काम कर सकता है, वर्स्ट केस कब हो सकता है उसका, बेस्ट केस कब हो सकता है, एवरेज केस कब हो सकता है उसका. Now we look at here. Let left is the size of the left subtree and R is the size of right subtree. ये हमारे पास नोड है तो ये उसका लेफ्ट सब ट्री है, आप देख सकते हैं. ठीक, और ये उसका राइट सब ट्री है दूसरी साइड पे. नॉर्मली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द हीप इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट. ठीक है, ये लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड कर दें तो ये +1 कर दें. ठीक है, तो ये आपका ट्री की हाइट बन जाएगी, टोटल ट्री का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें. As left has almost double elements than right subtree. अगर हम nearly complete binary tree की तरफ जाएं, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन ये हो सकती है कि इसका जो एक लेवल है वो बड़ा होगा लेफ्ट सब ट्री का राइट सब ट्री के लेवल से. ठीक है, यानी ये देखें, ये आपका लेफ्ट सब ट्री हो गया और ये वाला आपका राइट सब ट्री है. तो लेफ्ट सब ट्री में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट इज 3 4 7, मैक्सिमम यही कुछ हो सकता है, और इधर 3 हैं. यानी जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, ये वाले नंबर ऑफ एलिमेंट हाफ हैं एज कंपेयर टू दिस लेफ्ट. तो वी कैन राइट दैट n इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट. लेफ्ट इज नियरली डबल देन r, सो वी कैन राइट n इज 2r प्लस r. यहां से हमें पता चला n इज 3r, और यहां से हम r की अगर वैल्यू निकालें तो r इज 3/n. एंड लेफ्ट क्या होगा, अब l किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा ना, यही तो हमने रखा था यहाँ पे 2r के बराबर. तो लेफ्ट इज इक्वल टू 2r, r की वैल्यू पुट करें 2n/3. ठीक है, तो लेफ्ट बिकम्स 2n/3. इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिकर्जन हमारी लेफ्ट साइड पे चले तो उसको वर्स्ट केस टाइम लगाना पड़ सकता है विच इज 2n/3, और 1n/3 जो है वो एलिमेंट रिकर्जन जो है स्किप कर जाएगी, जो कि ये वाले होंगे, इसमें नहीं जाएगी. और अगर रिकर्जन इसमें जाएगी तो वो 1n/3 और लेगी और 2n/3 को स्किप कर जाएगी. सो हमारा जो वर्स्ट केस बनेगा वो लेफ्ट साइड पे बनेगा क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा है, और लेफ्ट साइड में हमारे पास नोड्स कितने हैं 2n/3. तो यहाँ से हमारे पास 2n/3 फिगर आ गया था जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में रिकर्जन में डाला था. Then we look at another subroutine max CP5. It can be used to build a heap in bottom up manner. ठीक है, कैसे? If there are n elements in the heap, जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है, ये टोटल n elements हैं, then a n/2 plus 1 last elements of the array will correspond to leaves. ये हाफ वाले सारे ये लीव ऑटोमेटिकली बन जाएंगे. ठीक है,
इनको हम लीव्स कंसिडर करेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों का पेरेंट कौन बनता है। तो जो भी पेरेंट बनेगा उसको हम पॉइंट आउट करा देंगे, यूँ लिंक कर देंगे। फिर देखेंगे इनका पेरेंट कौन सा बनता है तो उसको हम वर्कआउट करा देंगे इस तरह से। फिर इसका पेरेंट तो वहाँ पे आ जाएगा, फिर इन दो का पेरेंट, फिर इसका पेरेंट, और इस तरह से ये रिवर्स में बैकवर्ड हमारी हीप कंस्ट्रक्ट होती चली जाएगी। सो लुक एट दिस हाउ वी आर डूइंग। ठीक है, ए डॉट हीप साइज को हमने कहा ए डॉट लेंथ है, जितनी अरे की लेंथ है वही हीप साइज है। फॉर आई ए डॉट लेंथ डाउन टू 1, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ को मूव करना शुरू करेंगे। हमने पहला एलिमेंट पकड़ा आई विच इज़ दिस, ठीक, और ये हमारी 2 3 फॉर एग्जांपल 5 हीप्स हैं, तो इनके साथ हम इनको वर्कआउट करना शुरू करेंगे, मैक्स सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये किस किस का पेरेंट बनेगा उसको हम अरेंज कर लेंगे उस तरह से। फिर इसको उठाएंगे, ये किस किस का पेरेंट बनेगा इसको वर्कआउट करेंगे, और इस तरह से हम सारों को अरेंज कर देंगे। All blues are leaf nodes, so each such leaf node can be considered as one element heap। यानी शुरू में ये पांचों के पांचों इंडिपेंडेंट अलग अलग 5 हीप्स होंगी, और फिर हम इनको वापस जब रिवर्स में आएंगे तो इसको जोड़ते चले जाएंगे। लूप एंड वेरिएंट। एट द स्टार्ट ऑफ ईच आइट्रेशन ऑफ द फॉर लूप ऑफ लाइन 2 to 3, ये वाली, ठीक है, each node I plus 1, I plus 2 up to n is the root node of max heap। वो कैसे देखें, i को हम स्टार लेके नीचे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले i से ऊपर वाले जितने होंगे, ये लूप चूंकि रिवर्स में जा रहा है तो i -1 -2 यूं जाएगा। इससे ऊपर वाले जितने भी नोड्स होंगे हमारे पास वो सारे के सारे हीप्स भी होंगे और हीप रूट्स भी होंगे, 5 इंडिपेंडेंट हीप्स। लूप इनवेरिएंट फॉलोज मैथमेटिकल इंडक्शन हम पीछे देख चुके हैं, तो यहाँ वही चीज़ देखते हैं। इनिशियल केस उसका क्या होगा, प्रायर टू द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप i बराबर n/2, ईच नोड n/2 + 1 n/2 + 2 आर रूट्स ऑफ ट्रिवियल मैक्स हीप, राइट। तो ये ब्लू वाले जितने भी हैं वो सारे हमारे ट्रिवियल मैक्स हीप्स हैं जो कि इस बेस केस को फॉलो कर रही हैं। क्लियर कर लें अपने जहन में कि ये बेस केस कैसे जो है ट्रू है फॉर ऑल दीज हीप्स। मेंटेनेंस दूसरा हमारा फेज, ईच आइट्रेशन मेंटेन द लूप इनवेरिएंट। कैसे, चिल्ड्रन ऑफ नोड आई आर नंबर्ड हायर देन आई एंड आर रूट्स ऑफ मैक्स हीप्स। यानी फॉर एग्जांपल इसके ये वाले चिल्ड्रन हैं तो इनका जो इंडेक्स होगा चिल्ड्रन का वो हायर है एज कंपेयर टू द इंडेक्स ऑफ द पेरेंट, ठीक है। और ये बजाते खुद क्या हैं, हीप के रूट्स हैं, 5 हीप्स हैं, 5 रूट्स हैं। Max heapify AI makes node I a max heap root of its children, ठीक है, for nodes 2i and 2i plus 1। तो ये जो होगा ये क्या करेगा, मैक्स हीपीफाई जो है वो फॉर एग्जांपल ये हमारा है नोड और ये क्या है हमारे पास, इट हैज़ इंडेक्स लेट 4 मैं कह देता हूँ आपके समझने के लिए। तो ये 4 का जो चाइल्ड बनेगा वो 8 बनेगा और 9 बनेगा। तो मैक्स हीपीफाई जो है इनको लिंकअप करेगा और मेंटेन करेगा प्रॉपर्टी कि इसमें आने वाली वैल्यू जो है नोड 4 में वो मैक्सिमम हो। तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जब ये लूप चलेगा इसके चलने के बाद ये भी हीप में ही चला जाएगा और अब ये रूट बन जाएगा और ये वाले 2 एलिमेंट जो है ये रूट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक लूप चल गया उसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स वो प्रॉपर हीप है, मैक्स हीप है। मैक्स हीप बाय, अच्छा यही तरीका फॉलो करते हुए फिर इसके चाइल्ड निकाले जाएंगे, उनको लिंकअप किया जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी। तो इसके बाद ये वाला सारा क्या है, ये मैक्स हीप है। फिर इसको लेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे, ये मैक्स हीप, अगली आइट्रेशन पे ये वाला मैक्स हीप और लास्ट आइट्रेशन पे ये वाला रूट और पूरी की पूरी अरे हमारी मैक्स हीप बन जाएगी। Max heapify call preserve the property that node I plus 1, I plus 2 are all roots of max heaps। वही प्रॉपर्टी कि अगर ये वाला नोड इस पे हम काम करें तो इससे आगे वाले सारे के सारे प्रॉपर मैक्स हीप बना रहे हैं। Decrementing I in for loop re-establishes the for loop for next iteration।
तो हमें अब ये बात क्लियरली समझ आ जानी चाहिए कि ये मेंटेनेंस का फेज़ कैसे काम कर रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप रिवाइज करके पीछे जाके दोबारा से इस बात को सुने जो मैंने यहाँ इस स्लाइड पे बताई है। बिल्डिंग ए मैक्स हीप, यहाँ पे थोड़ी सी उसकी इलस्ट्रेशन हम दिखाने की कोशिश करें। तीसरा फेज जो कि हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का है, दैट इज द टर्मिनेशन। एट टर्मिनेशन आई क्या होगा 0, और बाय द लूप इनवेरिएंट ईच नोड आई 1 से लेकर n तक इज द रूट ऑफ द मैक्स हीप, इन पर्टिकुलर नोड आई इज। ठीक है, कैसे देखें, शुरू में हम इस पर्टिकुलर केस को देखें, 9 10 14 8 7 ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, दे आर द रूट्स ऑफ द ट्रिवियल हीप्स, ट्रिवियल हीप ऑफ साइज 1। उसके बाद हम अगले एलिमेंट को उठाते हैं और इसका जो है इसको लिंकअप करते हैं, तो अब हमारे पास आई यहाँ पे आ गया है 16 तक, तो आई और आई से आगे वाले सारे के सारे क्या बन चुके हैं, हीप। ये भी हीप है ऑफ साइज 2, प्रॉपरली मेंटेन्ड, पेरेंट पे मैक्सिमम वैल्यू है और चाइल्ड पे मिनिमम वैल्यू है, और ये भी हीप्स हैं जिनके कोई पेरेंट या चाइल्ड नहीं है। फिर हम आगे आते हैं और अगले एलिमेंट को लेते हैं विच इज़ 2, तो 2 का हम इंडेक्स निकालेंगे, दैट इज़ 8 एंड 9। तो 8 और 9 इंडेक्सेस पे जो भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, जैसे देखें 8 पे क्या है 14 है, 9 पे 8 है, तो इसको उठा के हमने चाइल्ड बना दिया 2 का। लेकिन ये प्रॉपर्टी चूँकि वायलेट हो रही है, इस प्रॉपर्टी को मैक्स हीपिफाई जो है वो मेंटेन करेगा। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा वाल बन जाएगी। ठीक, सो प्रॉपर्टी मेंटेन हो गई। अब 2 और 2 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे हीप बन गए हैं। देन वी विल गो फॉर 3 और इसको मेंटेन करेंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, मैक्स हीपिफाई इस प्रॉपर्टी को फिर एडजस्ट करेगा और फिर सेट कर देगा, फिर अगले एलिमेंट को उठाएगा। ठीक, अब जो आगे हम जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे स्टार्ट में 8 और 9 रूट्स थे ट्रिवियल हीप्स के, अब जब 2 इसके साथ लगाया तो 2 भी रूट बन गया। 14 एंड 18 अपनी जगह पे बचाते खुद रूट हैं ट्रिवियल हीप्स के। ठीक है, अगर हम वो सब ट्री कंसीडर करें। हियर इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस, राइट, यूजिंग द मैक्स हीपिफाई प्रॉपर्टी। ये पूरा एग्जांपल मैंने बुक से लिया है, तो वो सारी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है। आई लीव इट फॉर योर ऑन इवेल्यूएशन, फॉर योर ऑन ऑब्जर्वेशन, कि इसको चला के देखें अपने मैक्स हीपिफाई को इनके ऊपर कि कैसे प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्ड हीप, टाइम मैक्स हीपिफाई के लिए कितना टाइम लगता है, ओ लॉग एन, ये हम पीछे देख चुके। बिल्ड मैक्स हीप इसके लिए ओ एन टाइम लगता है, तो ओ एन जो है वो ओ लॉग एन को चूंकि एन टाइम कॉल करता है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी गेट द टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन। We know that there are log n levels in the tree. Each level takes OH time and height changes. This is important point. देखें, अगर हमारे पास ये ट्री है, ठीक है, इस ट्री में अगर तो हमें यहां से चेंज करनी पड़े और यहां तक आना पड़े, तो ये तो हमारी O of H टाइम कम्प्लेक्सिटी, ऑफ कोर्स इट इज। लेकिन अगर हमें यहाँ पे चेंज ना करनी पड़े, यहाँ से चेंज करनी पड़े, प्रीवियस रूट अपनी जगह पे ठीक हो, वायलेशन यहाँ पे आ रही हो, तो फिर हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ H-1 आएगी और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी। यानी अगर आपको डिफरेंट लेवल्स पे काम करना पड़ता है ट्री के, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, लिहाजा ये वाला फार्मूला एग्जैक्टली तो नहीं चल सकता, क्योंकि देखें ये वाला फार्मूला ये सपोज करता है कि हर दफ़ा जो आपको कॉस्ट पड़ेगी चेंज की वो रूट से लीफ तक पड़ेगी, विच इज़ नॉट करेक्ट एक्चुअली। सो TFN टेक्स एट लेवल 0, TFN एट लेवल 0 विल बी n over h 2 raised power h plus 1, ठीक, एंड सो ऑन। दिस टेबल गिव्स यू सम पिक्चर। क्या लेवल 0 होगा तो n/2 O of H टाइम आपको लगेगा, लेवल 1 पे n/4 O of H टाइम लगेगा, क्योंकि देखें n/2 इसलिए हम करें कि या तो आप लेफ्ट पे जा रहे होंगे या राइट पे जा रहे होंगे। इसी तरह से जो आखिरी लेवल होगा उस पर आपको n/n टाइम लगेगा, यानी 1, तो 1 टाइम लगेगा उसको एडजस्ट करते हुए आखिरी लेवल के ऊपर। कोई और है ही नहीं तो एडजस्ट करते हुए कितना टाइम लगेगा।
सो अब इस सारे फार्मूले को, ये सारी इक्वेशंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं? हम यूँ लिख सकते हैं कि टी एफ एन इज इक्वल टू 0 टू लॉग एन, यहाँ तक जाना है, और हर दफ़ा जो आपका पास ये वाला टर्म है ये चेंज होगी, ठीक है, एन ओवर 2h+1, ये हर दफ़ा चेंज होगी इन टू ओ ऑफ एच। यानी फर्स्ट टाइम क्या होगा? फर्स्ट टाइम होगा n/2 ओ ऑफ एच, ये होगा, और आखिरी टाइम n ओवर n ओ ऑफ एच। तो हम इन सब को बेसिकली जमा ही कर रहे हैं, और इन्हीं सारी टर्म्स को हमने यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ओके, ओ को हमने बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या आ गया? n, ये वाला बाहर आ गया, यहाँ पे समेशन 0 टू लॉग n ये आ गया, h ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, h ओवर 2h+1, ठीक है। सो लेट्स से दैट एट प्रेजेंट हम +1 को छोड़ देते हैं। टी एफ एन इज इक्वल टू ओ एन समेशन h ओवर 2 ऑफ h, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, h इंटू 2 माइनस h, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2 रेज़ पावर h। हमारे पास एक जनरल फार्मूला है कि अगर सीरीज हमारे पास इस किस्म की हो के एक्स के, तो इसका हम इस तरह से समेशन फाइंड कर सकते हैं। अब यही फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं इस सीरीज के लिए, बेसिकली इसके लिए। सो n हमने बाहर ले लिया, समेशन 0 टू इन्फिनिटी कर देते हैं। जब हमने 0 टू इन्फिनिटी किया तो अब ये अपर बाउंड बन गई, ये वाली चीज़ मैक्सिमम हो गई, इससे बड़ी हो गई ना, h इंटू 1 ओवर 2h। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने वैल्यूज पुट कर ली, वी गेट, ये n आ गया हमारे पास, n, और इस सारे का जवाब हमारे पास आएगा 2, दैट इज एसिम्प्टोटिकली n। सो हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज O ऑफ n, ठीक है, दिस O ऑफ n। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीप बेस्ड कोई भी इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे दैट कैन बी सॉल्व्ड इन लीनियर टाइम। इस स्लाइड को आप दोबारा से देखें और तमाम कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। Here is the program written in Python of Maxheap, ठीक है। आप इसी प्रोग्राम को कॉपी करके अपने पास इंप्लीमेंट करके चला के देख सकते हैं। आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।